Hi everyone, welcome to Lakshya Economics classes. Students, today we will start the topic Bayes theorem. तो स्टूडेंट्स बेस थ्योरम थोड़ी सी टिपिकल होती है बट हम इसको बिल्कुल इजी वे से करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को इस बेस थ्योरम को आपको एक एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगी। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लिखती हूँ तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इसको सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सपोज कि मेरे पास दो बैग है E1 एंड E2। ठीक है, तो इसके अंदर तो 2 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल और इसमें 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये E1 E2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये दो इवेंट्स है। क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक सैंपल होता है, ठीक है, एक सैंपल होता है और उसके अंदर कितने इवेंट्स हो रहे हैं, E1 E2 E3 E4 और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट्स है और दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कि बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है कि सपोज स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर मेरे को बोला गया है कि एक रेड बॉल निकालो, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, सपोज कि मेरे पास दो बैग पड़े हैं, ठीक है, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने एक बॉल निकाली तो मेरे को रेड बॉल मिली बट मेरे को ये नहीं पता कि कौन से बैग में से है। ठीक है, कौन से बैग में से निकाली है। तो ये हमारी बेस थ्योरम की प्रॉब्लम है कि इवेंट तो दो है और मेरे को प्रोबेबिलिटी भी पता है किसकी निकालनी है, रेड, कि मैंने रेड बॉल निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। बट मेरे को ये नहीं पता कि बैग कौन सा है, तो उस बैग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रेड बॉल के लेके। ठीक है, तो इसलिए एक तो होता है ये कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि दोनों इवेंट हो रहे हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये है और दूसरी इसकी कंडीशन क्या होगी, एग्जॉस्टिव। ये क्या होगा, एग्जॉस्टिव मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मीन्स कि मैंने जब ये रेड बॉल निकाली है तो इसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कितने टाइम, कहाँ, कैसे निकल सकते, इसमें से भी आ सकती है, इसमें से भी आ सकती है, दोनों में से ही आ सकती है ना, हमें पता ही नहीं है कौन से बैग में से निकालनी है। तो मे बी इसमें से निकली हो, मे बी इसमें से निकली हो, इसलिए इन दोनों के आउटकम्स को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो ये इसकी दो कंडीशंस होती है बेस थ्योरम की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इसका आपको एक ट्री बना के देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। क्या होता है कि सपोज दो बैग है E1 और E2। ठीक है, E1 और E2। E1 के अंदर मेरे पास 2 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और E2 के अंदर 3 रेड बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल है। तो स्टूडेंट्स जो E1 और E2 इवेंट्स है वो मेरे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को हम प्योर प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मीन्स E1 और E2 टू इवेंट्स है मेरे पास। अब इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगी 1/2 एंड 1/2, क्योंकि जो रेड बॉल निकालेंगे वो दोनों में से एक में से निकालेंगे, तो मे बी इसमें से, मे बी इसमें से। जैसे कि एक कॉइन होता है,
एक क्वाइन होता है तो उसके हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 एंड 1/2। ऐसे इसमें है कि जो बैग है मेरा E1 और E2 है, दो बैग है, तो दोनों बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 एंड 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होता है हमारा कंडीशनल। स्टूडेंट्स बेस थ्योरम के अंदर सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ली जाती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स कि मैंने अगर E1 में से निकाला है रेड बॉल को, तो मेरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी E1 बैग में से। तो देखो स्टूडेंट्स कि यार ये तो मैंने इनको नेम दे दिया E1 E2, सपोज इसको मैं दे देती हूँ A1 और इसको A2, ये हो गया A1 और A2, इस तरह से लिख दो। अब क्वेश्चन में मेरे को ये बोला है कि रेड बॉल निकालो, ठीक है। एक तो ये प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने, नीचे लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, रेड बॉल निकालो। और दूसरा स्टूडेंट्स उसने कहा कि कौन से बैग में से E1 या E2 में, या तो मेंशन किया होगा क्वेश्चन में कि E1, सपोज कि E1 आ जाता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हमें मेंशन नहीं दिया तो हम दोनों के फॉर्मूले से ही निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स कि अगर रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर मैं E1 में से निकालती हूँ, फर्स्ट बैग में से निकालती हूँ, फिर तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी A1 डिवाइडेड बाय E1, कि रेड बॉल निकाली फर्स्ट बैग में से, तो मेरे पास रेड बॉल कितनी है 2, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 7 होगी ना, 5 और 2 7, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैंने सेकंड बैग में से निकाली, ये भी 7 है टोटल बॉल्स, तो A2 बटा E2, तो A2 मेरी जो रेड बॉल है वो कितनी है सेकंड बैग में 3/7, ठीक है। ये तो आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। अब हमने निकाला है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मीन्स स्टूडेंट्स कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मीन्स कि E1 इनटू A1 E1। तो E1 हमारे पास क्या है 1/2 इंटू 2/7, 1/7। और अगर सेकेंड बैग में से निकालेंगे तो E2 इंटू A2 E2, तो E2 हमारे पास क्या है 1/2 इंटू A2 क्या है 3/7, तो ये आ जाएगा 3/14, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको टोटल कर देंगे, यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे या हम फॉर्मूले में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब स्टूडेंट्स इसी से ही हम फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है। कैसे कि अगर सपोज कि E1 बैग में से रेड बॉल निकली है, E1 बैग में से, फर्स्ट बैग में से, तो फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, इस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल उसका इनवर्स लिखते होते हैं। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, क्योंकि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग में से ये निकालते होते हैं हम, लेकिन इसका बिल्कुल इनवर्स हो जाता है ये, इसीलिए बेस थ्योरम को इनवर्स भी कहते हैं, इनवर्स प्रोबेबिलिटी ये भी कहते हैं इसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने निकालना क्या है, अगर फर्स्ट बैग आ जाता है फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो फर्स्ट बैग लिया है इसलिए मैं फर्स्ट वाला फार्मूला लूंगी, तो E1 इंटू A1 E1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, डिवाइडेड बाय, देखो जो इस फॉर्मूले को शॉर्टकट में लिखती हूँ
तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल या फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, आपको बिल्कुल इजी वे से याद हो जाएगा कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी मींस फर्स्ट बैग की और फिर सेकंड बैग की निकाल लेंगे। तो अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग की निकालूंगी तो फर्स्ट बैग की जॉइंट प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या था, ये डायरेक्ट उठा के मैं यहाँ लिख दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे क्या करना है कि सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी मींस इन दोनों का सम अप कर दो। अब यहाँ मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगी, जो ये दोनों है कंडीशंस ये लिखी है मैंने, इन दोनों को आपस में प्लस कर दो। ये देखो E1 इंटू A1 E1 प्लस E2 इंटू A2 E2। ओके, इस तरह से फॉर्मूला लिख दो। अगर अब मैं इसके अंदर पुट करती हूँ वैल्यू, फिर क्या आएगा E1 A1 E1, या तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख देती हूँ या फिर इन दोनों को लिख देती हूँ। तो हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू 2/7, और यहाँ पे ये जो मैंने दोनों वैल्यूज निकाली है 1/7 प्लस 3/14, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/7 बटा ये आ गया 2 और 3 5/14, तो 1/7 इंटू 14/5 टू 2/5, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं रेड बॉल फर्स्ट बैग में से निकालती हूँ तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 2/5। इस बैग की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 2/5। ओके स्टूडेंट्स, अब तो ये हमने निकाला फर्स्ट बैग का। अब अगर मैं निकालती हूँ सेकंड बैग का, सेकंड बैग का निकाल लेंगे तब हमारा फॉर्मूला क्या है, तो थोड़ा सा चेंजेस होती है कि P E2 बटा A2। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला इसकी जगह देखो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वो कह रहा है कि ये तो फर्स्ट बैग था, हमने निकालना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग, देखो यहाँ सेकंड बैग आ जाएगा। तो सेकंड बैग की जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या थी, E2 इंटू A2 बटा E2। ओके, और नीचे क्या आएगा, सेम यही आएगा क्योंकि सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सम हमारा E1 इंटू A1 E1 प्लस E2 इंटू A2 E2, तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा 3/14, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, बटा 1/7 प्लस 3/14, तो ये आ जाएगा 3/14 इंटू ये आ जाएगा 14/5, तो 3/5 ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस, ये मैंने आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले ये आपका सॉल्यूशन किया, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा, और देखो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो सेम इसी में से ही निकल कर ये बना है। अगर मैं आपको ये डायरेक्ट करवा देती हूँ और फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल समझ ना आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करके आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी मैं आपको और आगे क्वेश्चन करवाऊंगी तो और क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना कि ए कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। प्लांट फर्स्ट मैन्युफैक्चर 70% ऑफ स्कूटर एंड सेकेंड प्लांट मैन्युफैक्चर 30%। ओके, तो प्लांट फर्स्ट 80% scooters are standard quality and second plant 90% of scooter are standard quality. A scooter is picked up and found standard quality. What is the chances of it come from plant first? तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दोनों मेंशन किए हैं कि प्लांट फर्स्ट और स्टैंडर्ड
क्वालिटी। हमें फर्स्ट प्लांट में से स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर चाहिए, तो ज्यादा चांसेस किसके बता रहा है, फर्स्ट प्लांट के। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट प्लांट के बारे में ही पता करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक इसका ट्री तैयार करती हूँ। ठीक है, कि एक कंपनी है, कंपनी में 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं, फर्स्ट प्लांट, सेकंड प्लांट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्लांट है वो 70% ऑफ स्कूटर्स तैयार कर रहा है, और जो सेकंड प्लांट है वो 30% ऑफ स्कूटर्स तैयार कर रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि जो फर्स्ट प्लांट है वो 80% ऑफ स्कूटर्स आर स्टैंडर्ड क्वालिटी, कि जो फर्स्ट प्लांट है उसमें से 80% है वो क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के। ओके, तो इट मीन्स कि जो 20 है वो क्या है, नॉट स्टैंडर्ड, और जो सेकंड प्लांट है उसमें से 90% ऑफ स्कूटर्स आर स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड 10% नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक टेबल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा हमें फॉर्मूला तैयार करने में भी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक टेबल तैयार करते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, फिर चाहिए हमें कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड लास्ट चाहिए हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ओके, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स देखो, प्लांट 1 और प्लांट 2, प्लांट फर्स्ट है उसको मैं E1 लिख देती हूँ, जो प्लांट सेकंड है उसको E2, और जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है A1, और जो सेकंड प्लांट की स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो A2। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लांट एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड प्लांट। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो फर्स्ट प्लांट है वो तैयार कर रहा है 70% स्कूटर्स तैयार कर रहा है, तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लांट क्या होगी, 70%, मीन्स 7/10 हो जाएगी। और जो सेकंड प्लांट है वो कितने स्कूटर तैयार कर रहा है, 30%, तो 30% मीन्स 3/10। ओके, अब ये तो आ गई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। अब हम निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे निकालेंगे, कि वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर्स वो निकालने हैं फर्स्ट प्लांट में से। तो फर्स्ट प्लांट में से, फर्स्ट प्लांट A1 बटा E1 की स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर्स A1 E1 में से निकालो कि फर्स्ट प्लांट में से निकालो। तो A1 हमारा क्या है, 80%, 80% मीन्स 8/10 मीन्स 4/5। ओके स्टूडेंट्स, अब वो कह रहे हैं कि सेकंड प्लांट है, अगर उसके 90% स्कूटर्स क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, तो A2 बटा E2, A2 हमारे पास क्या है 90, तो 90% 9/10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब निकालते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट मीन्स इन दोनों को मल्टीपल कर दो, कि E1 इंटू A1 बटा E1, 7/10 इंटू 4/5, तो ये क्या आ जाएगा 14/25। ओके, अब सेकंड प्लांट E2 इंटू A2 बटा E2, तो E2 हमारे पास क्या है 3/10 इंटू 9/10, 27/100। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टेबल बिल्कुल तैयार है। अब हम फॉर्मूला तैयार करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि प्लांट फर्स्ट है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्लांट फर्स्ट हमारा क्या है E1, कि E1 के आने की प्रोबेबिलिटी
उसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर्स कितने थे। ठीक है, तो ये लिख देंगे फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे इजी हो जाता है हमारा फॉर्मूला लिखना। अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो याद नहीं रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है कि E1 निकालना है हमने, और A1 हमें मेंशन है, वो हमने निकाला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले मैं शॉर्टकट फॉर्मूला लिखती हूँ कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, E1 A1 बटा E1। देखो स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि फर्स्ट प्लांट, इसलिए हमने फर्स्ट प्लांट की निकालनी है जस्ट। तो फर्स्ट प्लांट है, उसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, E1 इंटू A1 बटा E1। तो यहाँ लिख दो E1 इंटू A1 A1 बटा E1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम अप कर देंगे। तो E1 इंटू E1 A1 इंटू E2 इंटू A2 बटा E2। अब इसके अंदर पुट कर दो वैल्यूज, तो पुट कर देंगे। E1 हमारा क्या है 7/10 और A1 E1 4/5। 7/10 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाय, ये देखो ज्वाइंट सम ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ये हमने स्टूडेंट्स डायरेक्ट निकाली है ये दोनों। तो क्या लिख दूं 14/25 इंटू प्लस आएगा यहाँ पे 27/100। तो अब निकाल लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सोल्व करके 14/25 बटा 56 प्लस 27/100। ये आ जाएगा 14/25 इंटू 100/83, और ये आ जाएगा अब 56/83। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% of total of their output. 5, 4 and 2% are defective bolts. A bolt is drawn random and found to be defective. What is the probability it was manufactured by machine first? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक ट्री तैयार करते हैं। ठीक है, तो एक बोल्ट फैक्ट्री है, बोल्ट फैक्ट्री। ओके, तो उसमें 3 मशीन्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 मशीन्स है जिनको नेम दिया हुआ है ABC। ठीक है, जो फर्स्ट मशीन है वो 25% प्रोडक्शन करती है, सेकंड है वो 35% कर रही है, और थर्ड है वो 40% प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, अब जो फर्स्ट मशीन है वो प्रोडक्शन कर रही है 25%, पर उसमें से वो क्या कह रहा है कि 5 and 4 and 2% आर डिफेक्टिव। तो जो फर्स्ट मशीन है उसमें से 5% बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव। ठीक है, और जो सेकंड मशीन है उसमें से 4% डिफेक्टिव है, और जो थर्ड मशीन है उसमें से 2% डिफेक्टिव है। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये चाहिए नहीं इसलिए हम इसे नहीं लिखते। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्री तैयार हो गया है। अब हम इसका एक टेबल तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स देखो बोल्ट फैक्ट्री है वो ABC 3 है। ठीक है, अब जो हमने इसके डिफेक्टिव निकालने हैं उसको हम ले लेते हैं D1, D2 एंड D3, ये ले लेते हैं।
ठीक है, अब लिख लो कि अब जो वॉल्ट फैक्ट्री है, ए मशीन है, ए बी सी, ए मशीन है वो कितना मैन्युफैक्चर कर रही है 25%, तो 25% मीन्स 1/4। जो सेकंड मशीन है वो मैन्युफैक्चर कर रही है 35/100, तो 35/100 ले लो, ये आ जाएगा 7/20। एंड जो सी है वो 40/100, 40/100 मीन्स 2/5। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ने वो मैन्युफैक्चर कर रही है। अब हमने निकालना है स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिफेक्टिव बोल्ट। देखो स्टूडेंट्स वो इसमें ये कह रहा है, ये देखो ये लाइन, ए बोल्ट इज ड्रॉन रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक तो हमें डिफेक्टिव चाहिए जो कि हम कंडीशनल निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड वो कह रहा है कि फर्स्ट मशीन कि चांसेस किसके हैं, फर्स्ट मशीन के, तो फर्स्ट मशीन ही जस्ट निकाल लेंगे। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, फर्स्ट मशीन है उसमें से 5% क्या हो गई डिफेक्टिव, तो D1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट मशीन में से, तो ये आ जाएगा 5%, तो 5% मीन्स 1/20। नेक्स्ट है D2B, तो जो सेकंड मशीन है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4%, 4/100, तो 4/100 मीन्स 1/25। और जो थर्ड मशीन है उसमें से डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं 2%, तो ये आ जाएगा D3/C, तो D3 2%, 2/100, 1/50। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी आएगी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मीन्स A इंटू D1/A, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, A इंटू D1/A, तो ये 1/4 इंटू 1/20, 1/80। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड B इंटू D2B, तो B हमारे पास क्या है 20 इंटू 1/25, ये आ जाएगा 7/500। ठीक है, और C इंटू D3/C, C हमारे पास क्या है 2/5 और D3/C क्या आ जाएगा 1/50, तो ये आ गया 1/125। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी आ गई, कंडीशनल भी आ गई और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी भी आ गई। और स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि फर्स्ट मशीन के आने के चांसेस बताओ, तो फर्स्ट मशीन हमारी क्या है A1 के आने के चांसेस किसमें से D1, कि जो मशीन फर्स्ट है उसमें से डिफेक्टिव बोल्ट है वो निकाल ली गई। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वही फॉर्मूला से कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो हमें फर्स्ट मशीन चाहिए, तो फर्स्ट मशीन को उठा लो कि फर्स्ट मशीन में A इंटू D1/A डिवाइडेड बाय सम ऑफ ज्वाइंट, मीन्स ये जो तीनों फॉर्मूले लिखे हैं ये यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, A प्लस इंटू D1A प्लस B इंटू D2B प्लस C इंटू D3C। ओके, अब A D1 और A क्या हमारे पास 1/4 इंटू 1/20, और ये है, ये तीनों हमने निकाल लिए हैं, ये क्या आ जाएगा 1/80। देखो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, सेकंड की और थर्ड की, तीनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो, तो 7/500 प्लस 1/125। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा सोल्व करके 1/80
एंड स्टूडेंट्स इसमें से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हमारा आएगा 2000, 2000 को 80 से डिवाइड करो, 25 प्लस 500 को करो 4, 28 एंड 125 को करो तो ये आ जाएगा 16। अब इनको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 1/80 इंटू 2000 डिवाइड बाय 25 प्लस 28 प्लस 16, 69। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 25/69। दैट्स आवर आंसर। स्टूडेंट्स आज हमने बेस थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है सब कुछ, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल इजी वे से करवाया है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।